अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्ट्स में मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोज़ ज़रूर शेयर किया करें। और साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स या शॉर्ट वीडियोस कैसे लगते हैं और मेरे नावल्स में कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। तो कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट पढ़ने से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है, फ़ील होता है कि हाँ, लोग मेरे नावल को सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर लोग आ रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट कर रहे हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा नावल है। एक्चुअली आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्टेड नावल भी मेरे पास है, बट क्या करूँ, राइटर्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और कांटेक्ट हो भी रहा है तो वो राइटर्स रिप्लाई नहीं कर रही। और इश्कबाज़ के लिए मेरे पास बहुत मरतबा रिक्वेस्ट आई है, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन फरवा खालिद ने स्पेशली उस नावल को पढ़ने से मना किया है, तो मैं वो नावल नहीं पढ़ सकती। और रह गया सवाल, जो नावल की परमिशन मिल रही है वो सारे चैनल्स पर अवेलेबल है, और जिन नावल की परमिशन नहीं मिल रही वो मैं पढ़ नहीं पा रही। तो खैर, इनके ये माशाल्लाह से अब जो नावल मैं पढ़ रही हूँ, इस राइटर के सारे नावल्स मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो नए नावल इनके आ रहे हैं, बस उनकी परमिशन नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो कुछ इश्यूज़ होते हैं जो 3 साल से पहले वो हमें दे नहीं सकते। तो चलो, अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करते और इस नए नावल को शुरू करते हैं। ये नावल बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा, ये वैसे भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राइटर हैं मोहम्मद फ़याज़ माही साहब, और माशाल्लाह से इन्होंने हर नावल को एक अलग, एक नया रुख दिया हुआ है। एक अलग ही स्टोरी आती है हमारे सामने जब हम इनके नावल्स पढ़ते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं इनका ये एक और बहुत ही प्यारा सा नावल, तावान इश्क बाय मोहम्मद फ़याज़ माही, पार्ट 1। उसने बेदिली से फ़ाइल मेज़ पर रखी और अपना पसीना खुश करने के लिए पंखे के नीचे बैठ गई। आयशा बीबी ने हैरानगी से बेटी की तरफ देखा और दोबारा सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई। वह हर रोज़ अखबार से ज़रूरत है कि इश्तिहारात पर निशान लगाती थी, और अपनी तमाम डिग्रियों की फ़ाइल बनाकर दफातर के चक्कर लगाना उसका मामूल बन गया था। MBA कोई कम तालीम नहीं होती, मगर अफसोस और इल्मिया ये है कि वो जिस दफ्तर में भी इंटरव्यू के लिए जाती, वहाँ पर सिफारिशी हजरात की कमी ना होती थी। उसे MD या फिर GM साहब बातों ही बातों में टरखा देते थे, और इस रोज़मर्रा के हालात की आदी हो गई थी। हर रोज़ खाली लौटने पर उसका दिल चाहता था कि तमाम असनाद और डिग्रियों को आग लगा दे, मगर अगला दिन उसके लिए नया चैलेंज बनकर अखबार में छपने वाली नौकरियों के इश्तिहारात की सूरत में सामने आता था। पसीना खुश्क हुआ तो उसने उठकर घड़े से ठंडा पानी ग्लास में निकाला और गटागट पी गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून देखकर आयशा बीवी बोल पड़ी, मैं तो कहती हूँ कि घर में ही ट्यूशन सेंटर खोल लो, तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा और ये रोज़ रोज़ की चक चक से भी जान छूट जाएगी। वो माँ की तरफ हैरत से देख कर रह गई। जितनी मेरी तालीम है वो ट्यूशन सेंटर के लिए भी कम है। MBA भी कोई तालीम होती है। वो माँ के पास चारपाई पर बैठकर सब्जी से खेलने लगी। मेरे पास भी कोई सिफारिश होती तो उस तालीम की कदर होती। उसने सिफारिशियों पर अपना गुस्सा निकाला तो आयशा बीवी ने मुस्कुरा कर देखा। माशाल्लाह, तेरा अब्बा कमाता है और फिर अफ़ी की भी नौकरी लग गई है। अल्लाह के करम से अच्छा खासा गुजारा तो हो रहा है। वो माँ की तरफ मुँह बसोर कर देखती हुई बोली, आजकल गुजारा ही करने वालों की कोई कदर नहीं है अम्मा। मामू अख्तर अली की ही तरफ देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब तो वो आपको भी नहीं पहचानते, इतनी दौलत है उनके पास। अमना की बातों ने अम्मा के दिल पर एक कचौका सा लगा दिया था। वो एक ठंडी आह भरती हुई बोली, ये मुझसे छोटा है, फिर क्या हुआ कि वो दौलत से बड़ा हो गया है। रिश्ते तो कभी भी नहीं बदलते, ये दौलत तो आनी जानी चीज़ है। सब्जी बन चुकी थी। आयशा बीबी सब्जी वाली टोकरी संभालती हुई उठी और टोटी खोल कर सब्जी धोने लगी। आप तो हमेशा अपने भाई की तरफदारी करती रहती है, उन्होंने कभी हमारा हाल भी नहीं पूछा। आमना जल गई थी। नुमानी अमतल अल्लाह की शान है, इतनी तेज़ और शातिर औरत मैंने कभी देखी नहीं।
वो कानों को हाथ लगाती हुई बोली तो आयशा बीबी ने आमना की तरफ मसनूई गुस्से से देखा। वो तुम्हारे बड़े हैं, ऐसी बातें नहीं किया करते। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। हमें क्या ज़रूरत है उन हमें क्या ज़रूरत है कि उनके हाथों की तरफ देखे। वो किचन में घुस गई तो आमना घर की दीवारों को देखने लगी, जिन पर से प्लस्तर जगह जगह से उखड़ चुका है। सफ़ेदी भी कई रंगों की हो चुकी थी। सहन के फर्श की ईंटें भी घुस घुस कर मज़ीद सुर्ख हो चुकी थी। कोई बाकायदा किचन न था। ऊपर जाने वाली सीढ़ी भी जगह जगह से ज़ेर मरम्मत थी। उसका कमरा, जिसमें लकड़ी का हिलता हुआ मेज़ और एक कुर्सी, उसकी चारपाई और अलमारी में रखी हुई बहुत सी किताबें और सब कुछ जो एक गरीब और मुफलिस ख़ानदानों की मिरास होता है, सभी कुछ है। वो बड़बड़ाई। अब्बा सुबह से शाम तक सब्जी की रेड़ी को धक्का लगा लगा कर जो भी कमाते हैं उससे बमुश्किल घर का गुजारा होता है। अफ़ी की नौकरी का घर वालों को कोई इल्म न था। उसने बीकॉम करने के बाद किसी फर्म में जॉब कर ली थी। किसी फर्म में और किस जगह ये किसी को इल्म न था। बस हर माह गिने चुने रुपए अम्मा की हथेली पर रखता और पूरा महीना उसकी सरदर्दी ख़त्म। और जुगनू कहने को तो बड़ा भाई था, मगर वो झिल्ला कमला था। वो कोई काम ना कर सकता था। पैदाइश के बाद बुखार ने उस खूबसूरत बच्चे के एक हाथ और पाँव पर असर किया था, और ये असर जवानी में भी उसकी खूबसूरती और जवानी को गहना गया था। वो सारा दिन बाहर गलियों में फिरता रहता था। नूर शाह वली के दरबार पर जाकर बैठा रहता। ढोल की थाप पर नंगे पाँव भंगड़ा डालता रहता, दीवानावार नाचने लगता था। मगर उसकी एक खूबी थी कि वह आयशा की बात कभी भी न टालता था। वो आयशा से बहुत प्यार करता था। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आमिना भी हर रोज़ घर की तकदीर बदलने का इरादा करके निकलती थी, मगर अभी उसकी किस्मत में ये नेकी ना लिखी थी। इब्राहिम के घर में दाखिल होने पर चौंकी। उसने आगे बढ़कर बाप के हाथ से खाली थैले और बोरी पकड़ी और सलाम भी किया। इब्राहिम ने मुस्कुराकर बेटी की तरफ देखा और सर पर प्यार से हाथ रखता हुआ आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गया। आमना ने पानी का गिलास बाप को पेश किया और फिर हमेशा की तरह जुगनू भी झूमता हुआ इब्राहिम के पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। वो इब्राहिम के घर आते ही आ जाता था और फिर बाप की टांगें दबाता और सारा दिन जो भी उसने किया होता मज़े लेकर उसे सुनाता और अपनी बातों पर खुद ही हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगता। इब्राहिम भी उसका साथ देता था। वो तजस्सुस भरे अंदाज में कमले बेटे की मासूमियत भरी बातें सुनता तो दोनों के दिलों का गुबार हल्का हो जाता। कभी कभार तो जुगनू उसकी टांगें दबाता दबाता सो जाता था। आमना ने जुगनू को भी पानी का गिलास दिया तो वह आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। अब्बा जी, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला तो इब्राहिम समझ गया कि अब वह अपनी दिन भर की कारकर्दगी बयान करेगा। जी पुत्र जी। जुगनू बाप के प्यार भरे अंदाज से मुतवज्जा होने पर बाछे खोल कर हंसने लगा। बात सुनाऊं बात सुनाऊं। वो सीन को शीन बोलता था और बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी बोल जाता था जिनकी समझ उसे भी ना थी। वो जो हाफिज जी है ना, इतना कहकर जुगनू खामोश हो गया। वो देखना चाहता था कि उसके बाप को उस शख्स का पता भी है या नहीं जिसकी वो बात करने लगा है। हाँ हाँ, वो हाफिज जी तो जो दरबार वाले हैं, इब्राहिम ने कहा तो जुगनू की आंखें खिल उठी। हाँ, दरबार वाले हाफिज जी ने मुझे कहा था कि तुम बादशाह बनोगे, सारे लोग तुम्हारी कदर और इज्जत करेंगे। वो खुश होकर खुद ही तालियां बजाने लगा था, मगर इब्राहिम के रोंगटे खड़े हो गए थे। जुगनू ने बज़ाहिर हर बात सादगी में कही थी, मगर इब्राहिम जानता था कि हाफिज ज़ईम अली बहुत कम बोलते थे, मगर जो कुछ बोलते थे वो अल्लाह के फजल करम से पत्थर पर लकीर होता था। अब भी उन्होंने जुगनू को बादशाह बनने की पेशीन गोई की थी तो ये गलत ना होगी, मगर ये कमला झिल्ला कैसे बादशाह बन सकता है? ये बात इब्राहिम के हलक से ना उतरी। दूसरी जानिब हाफिज ज़ईम अली, जिनकी उम्र ही सरकार नूर शाह वली के मज़ार पर गुजर गई थी, उनकी रूहानी शख्सियत के साथ बहुत सी करामात जुड़ी हुई थी। वो बांझ और बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ करते तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमतों से माला माल कर देता था। सख्त गर्मी के मौसम में लोग बारिश के लिए कहते तो भी अल्लाह उनकी दुआ रद्द ना करता। जब से ये मुल्क आज़ाद और ये मोहल्ला आबाद हुआ था, लोगों ने इस मज़ार पर हमेशा रौनक ही देखी थी और हाफिज ज़ईम अली को एक तरफ बैठे देखा था, और वह अपने
हुजरे में कम ही बैठते थे, बल्कि ज़्यादातर वक्त मज़ार शरीफ पर फातिहा ख्वानी के लिए आने वालों के साथ ही गुजारते थे। इब्राहिम को मालूम था कि वो जुगनू पर ख़ास नज़र करम रखते हैं। वो जुगनू को अक्सर लंगर खाने से लंगर भी दे दिया करते थे जो वो घर ले आता था। वो कई कई घंटे ढोल की थाप पर नंगे पाँव मज़ार के अहाते में नाचता रहता था। इब्राहिम जुगनू की बात सुनकर हाफिज़ ज़हीम के किरदार में खो गया था, मगर आमना की आवाज़ पर चौंक गया। अब्बा जी खाना खा ले। वो तकलील की वादी से बाहर आता हुआ जुगनू की तरफ देख कर रह गया, क्योंकि वो अब सो गया था और उसका सर इब्राहिम की गोद में था। उसने आहिस्तगी से जुगनू का सर उठाकर चारपाई के साथ टिका दिया। वो बेसुध सोया हुआ था। इब्राहिम ने रोटी खाना शुरू कर दी तो उफ़ी घर में दाखिल हुआ। उसने इब्राहिम को सलाम किया और ऊपर अपने कमरे की जानिब चला गया। आयशा इब्राहिम की आवाज़ पर आयशा बीबी रोटी की चंगेर पकड़े उसके पास आकर बैठ गई। कहो क्या बात है? उन्होंने जुगनू के सर पर हाथ फेर कर प्यार से उसकी तरफ देखा। अफ़ी ने इस माह कोई रुपया धेला दिया है या नहीं? आयशा बीबी शौहर की तरफ देख कर रह गई। कोई ख़ास बात है जुगनू के अब्बा? मैं चाहता हूँ कि अफ़ी मेरा साथ दे तो आमिना को रुखसत कर दे। इब्राहिम के मुंह से सुनकर आयशा बीबी किचन की तरफ देखने लगी, जो कि बाकायदा डोर न था बाकायदा उधर डोर न था बल्कि ओपन ही था। और उनके ख्याल से आमना ने भी इब्राहिम की बात सुन ली थी, मगर उसने कोई रद्द अमल ना जाहिर किया था, बल्कि खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थी। आप कहें तो मैं भाभी अख्तर से बात करने जाऊं। इस बार इब्राहिम बीवी की तरफ देख कर रह गया। उसकी नज़रें अपने घर के दरो दीवार का तवाफ करके वापस आमना पर आकर टिक गई। वो एक ठंडी सांस लेता हुआ बोला, उस शख्स ने कभी इन बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरना भी गवारा नहीं किया, और तुम आमना के रिश्ते की बात उससे करोगी? ये कौन सा आज की बात है? आमना और अहमद बचपन से एक दूसरे से मंसूब है, और अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे तो बात चलेगी ना। वो शौहर को कायल करने की कोशिश करने लगी। बचपन के फैसले में जवानी तक का फासला अख्तर अली ने दौलत और मर्तबे की राहदारी पर चलते हुए तय किया है। बहुत अमीर है, मुझे तो डर लग रहा है। इब्राहिम अनजाने से खौफ के पेश नज़र बोला तो आयशा बीबी के और करीब हो गई। ना डर कैसा, हम कोई उसके घर चोरी और डाका मारने नहीं जा रहे। तो तू बहुत भोली है आयशा। इब्राहिम कर्बना की हालत में उठते हुए बोला, हम बेटी वाले हैं, डर इसी बात का है। आयशा बीबी भी खड़ी हो गई। गरीब बेटी वाला किसी अमीरजादे का रिश्ता मांग ले तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी नज़रें मेरी दौलत और जायदाद पर है। वो इस रिश्ते मांगने को डकैती और चोरी का रंग दे देता है। वो ऐसा नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मेरी इज्जत का साझेदार है, मेरा माँ जाया है, मुझे इनकार नहीं करेगा। आयशा बीबी को भी मालूम था कि जो अल्फाज वदा कर रही है बिल्कुल उसी कारतूस की मानंद खाली है जो दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, अपना शौक़ पूरा कर लो। इब्राहिम हारते हुए बोला, लाओ अफ़ी का खाना मुझे दे दो, मैं उसके कमरे में दे आता हूँ और पैसों की बात भी करता हूँ। आमना ने खाना तैयार करके अब्बा जी के हाथ में पकड़ा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचने लगा कि उसके घुटने भी इन सीढ़ियों की मानिंद हो चुके हैं, जगह जगह से खाली और बेजान। इब्राहिम अफ़ी के कमरे में दाखिल हुआ तो अफ़ी बाथरूम में था। उसने खाना पलंग पर रखना चाहा तो चौंक पड़ा, क्योंकि पलंग पर एक पिस्टल पड़ा हुआ था। इब्राहिम के तो रंग ही उड़ गए। उसने खाना रखकर पिस्टल उठाना चाहा तो अफ़ी उजरत में बाथरूम से बाहर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि उसका ख्याल था कि कोई भी उसके कमरे में नहीं आएगा। उसने आगे बढ़कर फ़ौरन पिस्टल पकड़कर अपने सेफ में रख लिया। उसकी निगाहें बदस्तूर झुकी हुई थी। कौन सा काम करते हो? इब्राहिम ने सवाल किया। क्या मतलब कि कौन सा काम करता हूँ? उफ़ी का लहजा उखड़ा हुआ था, मगर हुनूज़ अदब के दायरे में ही था। कौन सा काम करते हो कि तुम्हें असलाह रखने की ज़रूरत महसूस होती है? इब्राहिम के लहजे में कर्ब नुमाया था। वो जवान बेटे पर हाथ ना उठाना चाहता था, और ये भी चाहता था कि उफ़ी सच बता दे। आपको गलतफहमी हो गई है। वो तो खिलौना है। उफ़ी खासा घबरा गया था, मगर उसने फिर भी अपने आप को संभाल लिया। खिलौने अलमारियों में ताले लगा कर नहीं रखे जाते, और ये बाल मैंने धूप में ही सफ़ेद नहीं किए। खिलौने और असल असलाह में इसकी पहचान वज़न होता है, और मेरा ख़्याल है कि मेरी दूर और करीब की निगाह अभी ठीक है। इब्राहिम की ऊंची आवाज़ में बोलने पर आयशा और आमना भी ऊपर अफ़ी के कमरे में आ गई थी। वो भी बाप बेटे के दरमियान होने वाले तमाशे को देख रही थी, मगर बात फ़िलहाल उनकी समझ से मावरा थी। आपको कैसे समझाओ अब्बा जी कि वो नकली है और
मगर अफ़ी की बात उसकी बेमानी और झूठी दलील का साथ ना दे सकी और एक ज़ोरदार थप्पड़ ने उसका मुंह घुमा दिया। वो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरत इस्तेजाब में मुब्तला इब्राहिम की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार उफ़ी पर हाथ उठाया था। आमना और आयशा अपनी अपनी जगह पर गंग खड़ी रह गई। सारा दिन रेड़ी को धक्का लगाकर, गला फाड़ फाड़ कर, मोहल्ला भर में आवाज़ें लगाकर मैं जो भी कमाई करता रहा हूँ वो तुम्हारी तालीम और अच्छी तरबियत पर खर्च करने की कोशिश की है। इब्राहिम का पारा मजीद हाई होता देखकर आयशा आगे बढ़ती ही बोली, क्यों गुस्सा हो रहे हो? आखिर किया ही क्या है इसने? वो माँ थी, बात और हकीकत से ला इल्म होने के बावजूद भी अफ़ी की तरफदारी में बोल पड़ी। उसने मेरे बालों की चांदी के साथ मजाक किया है। इब्राहिम ने आगे बढ़कर अलमारी खोलकर पिस्तौल निकाला और आयशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जानती हो ये क्या है? आयशा का रंग सफ़ेद हो गया था। आमना भी खौफ से कांपने लगी थी। तुम्हारा लाडला कहता है ये खिलौना है। जानती हो शरीफों के बच्चे ऐसे खिलौनों से नहीं खेला करते, ये तो बदमाशों और आवारा लोगों के खिलौने हैं। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। मैंने अपने आराम और सुकून का हर लम्हा तुम्हारी परवरिश पर कुर्बान किया है। मुझे सच सच बताओ तुम क्या करते हो? इब्राहिम ने पिस्तौल अफ़ी पर तान लिया तो आमना की चीख निकल गई और आयशा भी शौहर के सामने खड़ी हो गई। सामने से हट जाओ आयशा, आज मैं इसे या फिर खुद को गोली मार लूंगा। उसने मेरा सुकून गारत कर दिया है। इब्राहिम ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लिया था। अफ़ी को एकदम होश आ गया। उसने आगे बढ़कर पिस्तौल बूढ़े बाप से छीनना शुरू कर दिया। चंद सेकंड की कश्मकश में अफ़ी ने पिस्तौल छीन लिया। उसका सांस फूला हुआ था, जबकि इब्राहिम भी हाँफ रहा था। इतनी देर में जुगनू भी शोर सुनकर कमरे में आ गया था। वो गुमगो की कैफियत में मुब्तला एक एक चेहरा देख रहा था। क्या दिया है आपने मुझे? अफ़ी की गूंजदार आवाज़ सबके कानों में जहर घोलने लगी थी। पैदा होते ही गुर्बत और अफलास की घुट्टी देकर रोते हुए भूखे सुलाने की कोशिश की है आपने। वो अब इब्राहिम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। खून पसीना एक करके अगर मुझे तालीम दिलाई है या परवरिश की है तो ये कोई एहसान नहीं है आपका मुझ पर, बल्कि आपका फ़र्ज़ था। मुफलिसी की उंगली चाट कर जवानी की दहलीज पर पाँव रखा है तो हर रोज़ सब्ज़ी और दाल नहीं खाई जाती मुझसे। जुगनू आगे बढ़कर उफ़ी के सामने खड़ा हो गया। वो हैरानगी से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, माँ बाप की सूरत में अल्लाह ने हमें फरिश्ते दिए हैं, उनके साथ बदतमीजी ना कर। वो बेचारा कमला जिल्ला अपनी बिसात के मुताबिक छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था। इश, माँ की तरफ देख, इश ने कितने दुख सह कर तुम्हें, मुझे, आमना बाजी को पाला है। वो आमना की बहुत इज्जत करता था। हालांकि वो उससे छोटी थी, मगर वो उसे हमेशा आमना बाजी ही कहता था। चल माफ़ी मांग ले अब्बा जी से। वो अफ़ी का हाथ पकड़कर इब्राहिम की तरफ मुड़ा। अब्बा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे वीर को माफ़ कर दे। उसने इब्राहिम के सामने बाकायदा हाथ जोड़ दिए तो उफ़ी के सिवा सबको रुला दिया। तुम खामोश रहो, तुम्हारी वजह से भी मेरी दोस्तों में इज्जत होती है। उफ़ी ने जुगनू को झिड़क दिया तो कमरे की फ़िज़ा में गहरा सुकूत छा गया। मगर मैंने क्या किया है? जुगनू किया गया था उसके साथ आज तक कोई भी इस लहजे में ना बोला था। वह हैरानगी से एक एक का मुंह देख रहा था, मगर उफ़ी खामोश ना रहा। वो फिर नफरत के गोलों का रुख जुगनू की तरफ करता हुआ बोला, सारा सारा दिन जाहिलों की तरह ढोल की थाप पर नाचते रहते हो, नंगे पाँव गलियों में आवारा घूमते रहते हो। मेरी सबकी होती है, मुझे शर्म आती है अपने दोस्तों में ये बताते हुए कि ये मेरा बड़ा भाई है। हमारे रिश्ते तुम्हारे लिए शर्मिंदगी और सबकी का बास है, तो तोड़ दो हमसे तमाम नाते, रिश्तों की तमाम जंजीरें तोड़कर आज़ाद घूमो। इब्राहिम के गुस्से को ठंडा करने के लिए जुगनू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया, मगर इब्राहिम की आंखों के बंद टूट गए थे। तुमने इस साई लोग की तौहीन की है, जिसने कभी भी तुम्हें बड़ा भाई बनकर झिड़की नहीं मारी। ऐसा करो, इस पिस्तौल से हम सबको गोली मार दो, ख़त्म कर दो सभी रिश्ते नातों की बातें। इब्राहिम ने आगे बढ़कर उफ़ी का पिस्तौल वाला हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें उफ़ी पुत्र? आयशा बीबी ने मदाखलत ज़रूरी समझी। मेरा दूध और खून इतना बेवफा तो नहीं है कि तुम हमसे जान छुड़ाना चाहते हो। तुम इस मामले में ना बोलो अम्मा। उफ़ी की आंखों में दीद नाम की कोई चीज़ न थी। क्यों ना बोलूँ? आयशा बीवी भी खाविंद और बेटे की तौहीन बर्दाश्त न कर सकी थी। तुम क्या समझते हो? इसलाह देखकर मुझे खुशी हुई है। ये इसलाह इंसान को हैवान बना देता है। तुम भी हैवान बनना चाहते हो? कानून के मुजरिम बनकर उसके आगे आगे भागते फिरोगे? आमना ने माँ को दिलासा देने के लिए आगे बढ़ना चाहा तो उन्होंने इशारे से मना कर दिया। 9 माह तुझे इस कोख में रखा है, तकलीफ़ें और दुख उठाकर तुझे जन्म दिया है, और तुम कहते हो कि इस मामले में मैं ना बोलूँ? जुगनू
जुगनू ने आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहा, मगर इब्राहिम ने आंखों ही आंखों से जुगनू को मना कर दिया। एक रात गीले बिस्तर पर सोकर तो दिखाओ, गंदे और बदबूदार कपड़ों से जिंदगी की रहनाइयों से लुत्फानंदोज होकर तो दिखाओ। आज जो खंबे की तरह खड़ा होकर माँ बाप और बहन भाई की पहचान भुला रहे हो, याद रखो इन सब का खुलूस और मोहब्बत शामिल है तुम्हारी जवानी में। तुम्हारी रगों में खून नहीं, हमारा प्यार और सच्चा खुलूस दौड़ रहा है। इस बाप के पसीने का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म आनी चाहिए थी। तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें पाँव पाँव हिसाब जिस बाप और भाई ने चलना सिखाया है, उनको अपना रिश्तेदार मानते हुए तुम्हें शर्मिंदगी होती है। आयशा बीबी कई दिनों और रातों से उफ़ी के करतूतों पर पर्दा डालती आ रही थी, मगर आज उसके हाथ में पिस्तौल देखकर और फिर इब्राहिम और जुगनू की तौहीन ने उनकी बर्दाश्त को शिकस्त दे दी थी। वो अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहती थी और इब्राहिम भी यही चाहता था, तभी तो वो खामोशी से सुन रहा था। तुम्हें ईसाई लोग भाई से भी शर्म आती है? जानते हो ये सारा सारा दिन नंगे पाँव नाचता रहता है, क्यों नाचता है? कभी सोचा है क्या? या कभी जानने की ज़रूरत भी महसूस की है? बच्चे बड़े बूढ़े इसे खुश होकर जो भी पैसे देते हैं ना, ये लाकर मेरी झोली में डाल देता है और कहता है अम्मा अगर आयशा बीबी की आवाज़ भर्रा गई। जुगनू ने आगे बढ़कर माँ के सामने हाथ जोड़ दिए, जैसे कि उससे इस बात का खतरा हो कि वो उसका कोई अहम राज अफशा होने वाला है। बीबी आयशा बीबी ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे मत रोको जुगनू, मुझे कहने दो। इस बेवकूफ़ की आंखों से बेखबरी की पट्टी उतारने दो। उसकी नाच नाच कर पैसे इकट्ठा करने की वजह से तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर सके हो। ये कमला झिल्ला पुत्र रिश्ते निभाता नहीं है, बल्कि रिश्तों की इबादत करता है, इश्क करता है रिश्तों की महराज से। आयशा बीबी की आंखें फिर से बरसना शुरू हो गई थी। जुगनू ने उनके कंधे पर सर रख लिया था। तो फिर आप क्या चाहती है? आपने जो मुझे दूध पिलाया है उसका मुआवजा अदा करूं? अफ़ी की जहरीली आवाज़ कमरे में गूंजने लगी तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। उन्होंने मुझे पाँव पाँव चलना सिखाया है, तो इसके बदले में मैं उन्हें कंधों पर उठाए गली गली घूमूं? और ईसाई लोग ने नाच नाच कर मुझे पढ़ाया है तो कोई कमाल नहीं किया, बल्कि मैंने ऐसी रकम से तालीम हासिल की है जिस पर हलाल या हराम का दावा नहीं कर सकता। अब अगर एक भी लफ्ज़ बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अपनी ज़बान को लगाम दे लो। इब्राहिम ने आगे बढ़कर अफ़ी का गिरेबान पकड़ लिया था। मेरा गिरेबान छोड़ दीजिए, अगर मेरा हाथ उठ गया तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों से हर किस्म का दीद लिहाज ख़त्म हो गई थी। रिश्तों की महक की जगह असलाह की बू ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। मुझ पर हाथ उठाओगे? अपने बाप पर? एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने अफ़ी के 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो लड़खड़ा गया था, मगर दूसरे ही लम्हे संभल कर उसने इब्राहिम पर पिस्तौल तान लिया। अब अगर हाथ उठाया तो गोली अपनी बेरहमी साबित कर देगी। पिस्तौल की नाल इब्राहिम की पेशानी पर लगी हुई थी और अफ़ी का हाथ लरज़ रहा था। कमरे में मौत की खामोशी छा गई थी। चंद जानलेवा लम्हात इसी तरह गुजरे, फिर अफ़ी गुस्से में फनकारता हुआ बाहर निकल गया, मगर इब्राहिम की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लकीर बनाते हुए उसकी कमीज़ के कॉलर में जज्ब होने लगे। जुगनू ने कभी भी आयशा बीबी के बराबर बैठने की जुर्रत न की थी। कहने और देखने को वो कमला और झिल्ला था, मगर रब ताला ने उसे अकीदत, मोहब्बत, खुलूस और रिश्तों की महराज को बुलंद रखने की क़ुव्वत ख़ास अता फरमाई थी। वो आयशा की बहुत इज़्ज़त करता था। उसके जहन में कुदरती तौर पर यह बात बैठ गई थी, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समा दी थी कि माँ बाप की इज़्ज़त हर चीज़ से बढ़कर करनी है। बस वो इस अकीदे पर कायम था। अब भी वो चारपाई पर लेटा परेशानी की हालत में छत की तरफ उंगलियां करके मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे कि वो किसी नादीदा ताकत से लड़ाई कर रहा हो। अफ़ी ने घर में परेशानी और बेसुकूनी की फ़िज़ा कायम कर दी थी। 3 दिन हो गए थे वो घर ना आया था। आयशा बीबी के दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म लेते थे, मगर इब्राहिम मुतमईन था, या फिर वो जान गया था कि अफ़ी जिन राहों पर चल निकला है उनका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे उम्र गुजारना होता है। मगर फिर भी वो बाप था। अपने तौर पर हर गली में नौजवानों के साथ उफ़ी का तस्करा छेड़ देता था, ताकि पता चल सके कि वो किस हाल में है और कहाँ है, मगर हुनूस मायूसी ही हुई थी। आयशा बीबी ने जुगनू के सर पर हाथ फेरा तो वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और फौरन चारपाई से उतरकर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। आयशा बीबी बेटे की खसलत से वाकिफ़ थी, इसलिए खामोश रही। वो अपने टेढ़े हाथ को देख रहा था। फिर उसकी नज़रें आयशा बीबी के पाँव से होती हुई चेहरे पर पड़ गई। वो गौर से माँ का चेहरा देखने लगा तो आयशा को अचंभा हुआ। वो हैरत से जुगनू को देखती हुई बोली, खैर तो है पुत्र? जुगनू अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, वो हाफिज़ जी है ना, वो मुझे कहते हैं माँ का चेहरा एक बार देखो तो हज का सवाब मिलता है।
आयशा बीबी की आंखें जगने लगी। वो फ़ख्र से बेटे की तरफ देखने लगी। अफ़ी और जुगनू की आदतों और तबीयत में ज़मीन आसमान और दिन रात की तरह फ़र्क था। ये हज क्या होता है अम्मा? वो बेटे की सादगी और भोलेपन पर दिलो जहाँ से फ़रेफ्ता हो गई। उसे हज के मानी और मतलब का इल्म न था, मगर हाफिज़ जी के कहने पर माँ के चेहरे की ज़ियारत करता जा रहा था। उसे बस इतना इल्म था कि हज कोई अमल है जिसका बहुत सवाब है। आमना जवान हो गई है। आयशा बीबी ने बात पलटी। अब उसकी शादी करनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, इसलिए मेरे साथ मामू अख्तर अली के घर चलो। मगर आमना बाजी की शादी करनी है तो मामू अख्तर अली के घर क्यों जाए? उसने अपनी दानिस्त में बड़ी अक्लमंदी की बात की थी। तू भी पगला है, तेरे मामू अख्तर अली का बेटा है, अहमद आमना का मंगेतर है। मंगेतर? आयशा उसे समझाने लगी तो उसकी सुई लफ्ज़ मंगेतर पर अटक गई। आयशा बीबी एक ठंडी सांस भरती हुई बोली, आमना और अहमद बचपन से एक दूसरे के साथ मंसूब हो चुके हैं, जिससे मैं और अफ़ी। उसकी सादगी उरूज पर पहुंची हुई थी, मगर माँ के दिल को अफ़ी की याद एक कचौका लगा गई थी। फिर वो बेटे को मुतमईन करने की गर्ज से समझाने लगी। वो बिलाखिर 1 घंटे बाद बात जुगनू की समझ में आई या नहीं, मगर वो मामू अख्तर अली के घर जाने पर रजामंद हो गया। अम्मा जी, वो घर से बाहर निकलने लगे तो जुगनू शर्माता हुआ बोला, वहाँ फरीहा भी होगी? आयशा बीबी ने कमरे की जानिब देखा जहाँ आमना खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो समझ गई कि आमना ने जुगनू को फरीहा का नाम लेकर छेड़ दिया है। कि जुगनू फरीहा को पसंद करता था। पसंद क्या करता था, बस उसे अच्छी लगती थी। अख्तर अली 5-5 मील्स और फैक्ट्रियों का मालिक था। उसके 2 बेटे अहमद और आसिम ने काम को अच्छी तरह संभाला हुआ था। उसकी बेटी, जो कि दोनों बेटों से छोटी थी, जिसका नाम फरीहा था, वह भी ज़ेर तालीम थी। कीमती और महंगी गाड़ी में वो शहर के महंगे तरीन कॉलेज में पढ़ती थी। जुगनू को फरीहा अच्छी लगती थी, मगर उसने कभी भी इस बात का इजहार अम्मा से ना किया था, बल्कि आमना आपी से कभी कभार कह दिया करता था। अब वो भी जाने लगे तो आमना ने उसे फरीहा का नाम लेकर छेड़ दिया था। जुगनू बहुत खुश था कि इब्राहिम ने उसे अहमियत दी थी कि वो अपनी माँ के साथ बहन के रिश्ते की बात करने जाए। आयशा उसे रास्ते भर समझाती रही कि कोई भी गलत बात या फिर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे उनकी बेइज्जती हो। वो अख्तर अली की पुरशुकवा कोठी पर पहुंच चुकी थी। आयशा बीबी दूसरी मर्तबा यहाँ आई थी, जबकि जुगनू इस नई कोठी में पहली मर्तबा आया था। गेट कीपर चूँकि पुराना था और आयशा को जानता भी था, उसने सलाम करके गेट खोल दिया। जुगनू एक टेढ़े हाथ और एक टेढ़े पाँव से झूमता हुआ वसी लौन अबूर करके कोठी की पुरशुकवा इमारत को देखता हुआ जहाज़ी गेट से अंदर दाखिल हुआ तो अख्तर अली सोफे पर नीम दराज किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। वो आयशा बीबी और जुगनू को देखकर सहम गए और हैरत और इस्तेजाब की कैफियत में मुब्तला होकर देखने लगे तो आयशा बीबी ने उसे सलाम करके चौंका दिया। कैसे हो अख्तर अली? वो खुजलसा होकर मुस्कुराने लगा। जी ठीक हुआ आपा, आप सुनाए कैसी है? इससे पहले कि आयशा बीबी कोई मजीद बात करती, जुगनू ने आगे बढ़कर सलाम अलैकुम मामू जी कहकर हाथ आगे बढ़ा दिया। अख्तर अली को चाहना छा उसका हाथ थामना पड़ा। हाँ भाई जुगनू, कैसे हो? आयशा बीबी खुद ही सोफे पर बैठ गई। जुगनू ने मिठाई का डब्बा कीमती और चमकते शीशे की मेज़ पर रख दिया और खुद हमेशा की तरह माँ के कदमों में ही बैठ गया तो अख्तर अली को कहना पड़ा, ऊपर बैठ जाओ जुगनू, नीचे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है मामू जी। उस कमले ने सनतकार अख्तर अली को खामोश करवा दिया था। भाई इब्राहिम कैसे है? उनकी सेहत कैसी है? अख्तर अली ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ही मुझे भेजा है। अख्तर अली की आंखें तजस्सुस से खिल गई। खैरियत तो है? कोई पैसा वगैरह चाहिए? अख्तर अली की बात सुनकर आयशा बीबी सख्ती की कैफियत में आ गई। हालात और वक्त कैसा भी आया था, उन्होंने कभी भी अख्तर अली से कोई पैसा ना मांगा था, मगर उसने ये घटिया अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि हम माँ बेटा इससे पैसे मांगने आए हैं? नहीं नहीं अख्तर अली, आयशा बीबी कहने लगी, अल्लाह का दिया सब कुछ है। इतनी देर में एक तरफ से फरीहा आती हुई दिखाई दी तो जुगनू ने शर्मा कर नज़रें झुका ली, क्योंकि उसका लिबास और चाल ढाल बेहूदगी की हदें पार कर रही थी। जिस वसी ड्राइंग रूम में वो इस वक्त बैठे थे, वो कीमती और नायाब चीज़ों का मरकज़ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू, फरीहा ने पास आकर कहा तो आयशा बीबी ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और सर पर हाथ भी फेरा। कैसे हो जुगनू? बस जुगनू के तो दिल की दुनिया ही बदल गई थी। उसे लगा कि उसके अंदर एकदम बहुत से फूल खिल गए हों।
एकदम सुपर। उसने शर्मा कर इंग्लिश का लफ्ज़ सुपर बोल कर फरीहा को इम्प्रेस करने की कोशिश की तो फरीहा उसकी इंग्लिश सुनकर मुस्कुरा पड़ी। जुगनू के लिए इतना ही काफ़ी था। मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है फूफू, फिर मुलाकात होगी, बाय पापा। बाय फूफू। फरीहा जा चुकी थी मगर उसकी खुशबू जुगनू के नतनों के ज़रिए पूरे वजूद में हलूल कर गई थी। हाँ तो अख्तर अली, आयशा बीबी दोबारा बोली तो जुगनू भी तवज्जो से सुनने लगा। मुझे जुगनू के अब्बा ने भेजा है बस एक वादा याद दिलाने के लिए। मैं समझा नहीं आपा। अख्तर अली हैरत से बोला, कैसा वादा? आप खुलकर बात करें। मैं हमना के सिलसिले में बात करने आई थी, आयशा बीबी ने डरते डरते अपनी बात कह दी। मगर अख्तर अली की हैरत हुनूस कायम थी। मैं समझा नहीं आपा। मैं चाहती हूँ कि जो ख्वाब हमने आमना और अहमद की शादी का देखा था उसे पूरा करने का वक्त अपने इस ख्वाब को अपने हद तक ही महदूद रखना आयशा आपा। आयशा बीबी की आवाज़ भाभी अमतल की करखत आवाज़ ने दबा दी थी। वो अपनी बात पूरी ना कर पाई थी कि अमतल ने उनकी बात अपने पुरगुरूर लहजे में काट दी। अमतल पास आकर बैठ गई मगर अख्तर अली की जुर्रत ना हो सकी कि बीवी की बात को झुटला सके। मैं समझी नहीं अमतल कि तुम कहना क्या चाहती हो। आयशा बीबी की ज़बान लरस गई थी। उनकी गुर्बत और मुफलिसी मजाक बनने वाली थी। वो अपने फ़ख्रे की लर्जिश से ही समझ गई थी कि उनकी ज़ात की नफ़ी होने वाली है। मैं आपको आसान उर्दू में समझा देती हूँ। अमतल का लहजा पुरगुरूर और ज़िल्लत आमेज़ था मगर अब उसकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज तो सुनने ही थे। जिस सोफ़े पर आप बैठी है वो 70,000 रुपये का है और ये कालीन जिसे आपके इस जोकर बेटे की डालों ने गंदा कर दिया है, हमने 2 लाख रुपए का लंदन से मंगवाया था। जुगनू को लफ्ज़ जोकर की तो समझ ना थी मगर वो इतना जान गया कि मुमानी उसकी और अम्मा की बेइज्जती कर रही है। उसने बोलने के लिए कुछ मुंह खोला ही था कि मुमानी अमतल का जहरीली आवाज़ फिर गूंजी। और आयशा आपा, आपने ये कैसे सोच लिया कि अहमद की शादी तुम जैसे गरीब और घटिया लोगों में होगी? उसकी शादी तो हमने सिराजुल हक की बेटी से तय कर दी है। अमतल ने एक और जहरीला तीर छोड़ा जो आयशा बीवी के दिल में बेबस हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना दिल पकड़ लिया था। आपकी हैरानी दूर करने के लिए बता रही हूँ, सिराजुल हक इस मुल्क के नामवर वजीर है और उनकी बेटी चांद का टुकड़ा है। तमाम गुफ्तगू के दरमियान अली अख्तर खामोशी रहा था मगर अब उसने भी माँ जैसी बड़ी बहन पर अपनी दौलत और इमारत का बम फेंका तो आयशा बीवी दिल महसूस कर रह गई। आपको इस तरह मेरी दौलत पर नज़र नहीं डालनी चाहिए थी। अख्तर अली की नज़रें तो झुकी हुई थी मगर अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। आमना की शादी पर कोई रकम की ज़रूरत थी तो आप मुझे खामोशी से कह देती आपा। इस साल तो माशाल्लाह ज़कात भी काफ़ी निकली है, मैं सारी की सारी आपको दे देता। आयशा बीबी का दिल लरस गया था। बात ही ऐसी थी, उनका माँ जाया, उनसे छोटा भाई अपनी दौलत से जागीर का सालाना ज़कात से बड़ी बहन की मदद करना चाहता था। खामोश आंसुओं की लकीरें दिल की गिर्द जाल बुन रही थी। जुगनू भी माँ के चेहरे की बदलती हुई रंगत देखकर मुतफक्किर हो गया था। आयशा बीबी लरसती हुई टांगों के साथ खड़ी हो गई तो जुगनू ने भी उनका साथ दिया। मामी जुगनू ने अमतल को मुखातिब किया तो सबकी तवज्जो उसकी तरफ गई। तुम बहुत पछताओगी। जब बड़े बात कर रहे हो तो दरमियान में भौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमतल को तो जुगनू की बात ने सीख पा कर दिया था। आयशा आपा, अब अगर दोबारा इस घर में कदम रखने की ज़रूरत महसूस करो तो अपने इस कुत्ते को बाहर ही बांध कर आना। और हाँ, उसने मिठाई का डब्बा उठाकर आयशा बीवी के हाथ में थमाते हुए कहा, ये मिठाई ले जाओ और कुत्तों को डाल देना ताकि तुम्हारा भी मान रह जाए। वो ये कहकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो आयशा बीबी का भी खून खौल उठा। अमतल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उनके होठ लरज रहे थे। उनके भाई और भाभी ने उनकी और जुगनू की बहुत तौहीन की थी। अब अगर अमतल और अख्तर अली ने तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे तो आयशा बीवी भी दिल की भड़ास निकाल कर इन रिश्तों को भूल जाना चाहती थी। तुमने मेरे बेटे को कुत्ता कहकर मुझे इंसानों की फहरिस्त से निकाल दिया है। अमतल, तुम एक दिन देखना, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये मेरा कमला बेटा इस वक्त का बादशाह होगा और तुम उसके दरबार पर अपने हाथ में कशकूल पकड़कर एक वक्त की रोटी को तरस रही होगी। अख्तर अली बहन की बातें सर झुकाकर सुन रहा था जबकि अमतल ने नहवत से गर्दन अकड़ाकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। गरीब होना कोई जुर्म नहीं है माँ जी। जुगनू फिर बोला तो आयशा बीबी ने उसे होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और ख़ुद अख्तर अली से मुखातिब हुई। मैं अपनी औकात नहीं भूली अख्तर अली, औकात तुम्हारी बीवी भूल गई है। अमतल ने घूर कर उनकी तरफ देखा था मगर आयशा बीबी आज दूध का दूध और पानी का पानी करने पर तुली हुई थी। ये भी भूल गई कि हशमत रेड़ी वाले की
कि कमली बेटी थी जिसे बात करने का सलीका भी ना था और इसका रिश्ता भी कहीं ना होता था। गुस्से की शिद्दत से अमतल की रगें फूलने लगी थी। उसका बस न चलता था कि वो आयशा बीबी और जुगनू को धक्के देकर बाहर फिकवा दे। अमतल की बेइज्जती पर जुगनू तालियां बजाने लगा था, जो अख्तर अली के तन बदन में आग लगा रही थी। ये तो दौलत को सलाम करे कि ये अपनी औकात ही नहीं, अपना असल नाम हमीदा भी भूल गई है। एक और इंकशाफ ने अमतल को लर्जा दिया। आप मेरे ही घर में खड़ी होकर मेरी बेइज्जती कर रही है। मेरे एक इशारे पर मुलाजिम आपको और आपके इस बेवकूफ़ बेटे को कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। अमतल ने कान की लोए सुर्ख हो गई थी। वो बोल ना रही थी बल्कि फनकार रही थी। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चली जाओ यहाँ से और इस जाहिल को भी ले जाओ। अमतल ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए, मगर उसका माँ जाया अख्तर अली कुछ न बोल सका। आयशा बीबी की निगाहें घूमकर भाई पर आकर टिक गई। ये दौलत बड़ी बेवफा चीज़ है, सुना है उसके पाँव होते हैं। ये चलकर कभी उस बोहे और कभी उस बोहे बैठ जाती है। इस दौलत को बांधी समझकर इशारों पर हर चीज़ को नचाने की तलब ये भी भुला देती है कि दौलत तुम्हारी नहीं बल्कि तुम दौलत के गुलाम हो और उसके इशारों पर नाच रहे हो। अख्तर अली ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आयशा बीबी ने हाथ उठाकर बोलने से मना कर दिया। मना करते हुए कहा, कुछ भी मत कहना अख्तर अली, क्योंकि जब तुम बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारी आवाज़ दौलत के ढेर तले दबे हुए बेबस और लाचार शख्स की आवाज़ है। अब वो अमतल की तरफ मुड़ी और अमतल बीबी सारे रिश्ते नाते तोड़कर ये मत समझना कि अब अपनी कभी भी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि अब जो भी मुलाकात होगी उसमें तुम कशकोल पकड़े होगी और अल्लाह की रहमत से मेरे इस कमले बेटे की चौखट पर खड़ी होगी। आयशा बीबी ने ताली बजाते हुए जुगनू को हाथ से पकड़ा और आंसू बहाती हुई बाहर निकल गई। अख्तर अली बहन के मुंह से बद्दुआएं सुनकर लरस गया था, मगर वो आगे बढ़कर बहन को रोक न सका था। गरीब आदमी की यही खामी है, जिस चीज़ तक अपनी रसाई ना हो उसे दूसरों के हाथों में देखकर हसद से सीना जलने लगता है। मैं भला क्यों इस कमीनी के दरवाजे पर जाऊंगी। अमतल का पारा अब भी सातवें आसमान को छू रहा था और अख्तर अली खामोशी से उसकी तरफ देख कर रह गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये कमला जिल्ला सा लड़का कैसे यहाँ का बादशाह बनेगा और आगे क्या क्या करिश्मे होने बाकी है। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।